हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम बताएंगे क्लास 12 यानी क्लास 12 के सब्जेक्ट बायो के बारे में। आप सभी बच्चों को बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज कबरई के बद्री सिंह इंटर कॉलेज के तरफ से आपको ये सारी क्लासें उपलब्ध दी जा रही हैं और मेरा नाम है पिंकी रामदेव। मैं आज आपको क्लास 12 यानी सब्जेक्ट बायो के बारे में आपको बताऊंगी सभी बच्चों को। और इस कोरोना की महामारी को देखते हुए बच्चे कोचिंग और विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए घर पर ही अपनी तैयारी करें और घर पर ही अपनी पढ़ाई जारी रखें। यदि बच्चों अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और इस तरह में कोचिंग नहीं जा पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8076317021। दूसरा नंबर 9919425442। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में अपना एरिया और अपना नाम मैसेज कर सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम, किस सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए आपको। सारी नोट्स उपलब्ध होंगे इस नंबर पे। चलिए देखते हैं बात का सब्जेक्ट क्या है हमारा। बायो का फर्स्ट लेसन क्या है? पहला लेसन है जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन। अब इसमें हम आपको जैसे कि पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके के बताएंगे। पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उस प्रकार के हम सारे प्रश्न आपको उपलब्ध कराएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? यानी जीवों में जो जनन पाया जाता है वो क्यों आवश्यक है? पीढ़ी दर पीढ़ी जाति की निरंतरता को, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों में जनन आवश्यक है। यानी अगली जनरेशन बढ़ाने के लिए या निरंतर बनाए रखने के लिए जीवों में रिप्रोडक्शन यानी जनन जनन की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है, जीवों में जनन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है? लिंगी या अलिंगी? दो विधियां पाई जाती हैं, लिंगी और अलिंगी। तो जो श्रेष्ठ विधि है वो क्यों है? लिंगी जनन विधि अधिक श्रेष्ठ है। कौन सी विधि है? लिंगी, सेक्सुअल विधि, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विधि क्या है? अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे आनुवंशिक विविधता विकसित होती है। क्या होता है? इससे आनुवंशिक विविधता विकसित होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में विकास एवं जाति की उत्तरजीविता के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में विकास एवं जाति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। इसलिए ये लिंगी जनन की विधि अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। अगली विधि है, अलैंगिक जनन से बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? यानी अलैंगिक जनन से बनी जो संतति होती है और लैंगिक जनन के द्वारा बनी संतति किस प्रकार भिन्न, यानी किस प्रकार आपस में ये अलग होती है दोनों संततियां। अलैंगिक जनन से बनी संतति आनुवंशिक एवं आकारिकी रूप से, यानी जो अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बनी संतति होती है वो आनुवंशिकी रूप से, यानी संतति आनुवंशिकी एवं आकारिकी रूप से जनक के यानी अपने पेरेंट्स के समान होती है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा प्राप्त संतति में विविधता मिलती है, यानी समानताएं मिलती हैं। अलैंगिक एवं लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है? अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर देखिए। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन इसलिए भी मान लेते हैं क्योंकि इससे भी अलैंगिक जनन की भांति अर्धसूत्री विभाजन व विविधता नहीं मिलती। यानी इसमें अलैंगिक जनन की भांति अर्धसूत्री विभाजन व विविधता नहीं मिलती। इससे भी संतति जीव आकारिकी व आनुवंशिकी रूप से जनक में समान होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी आनुवंशिकी अलैंगिक जनन में
जो रूप से पाए जाते हैं जनक के समान रूप से आकार की और अनुवांशिकी रूप जनक पाए जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी है, तथा ये केवल जनन की संतति है। किसकी है? जनन की। कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। उच्च श्रेणी के पादपों में कायिक अंगों द्वारा उच्च श्रेणी के पादपों में कायिक अंगों द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आलू, ब्रायोफिलम। अब इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि व्याख्या करें या संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था जन्म से जनन अवस्था के बीच, जन्म से जनन अवस्था के बीच की अवस्था जो होती है वह कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था कहते हैं उसे। जनन अवस्था पादपों में यह अवस्था पुष्पों के प्रकट होने के साथ प्रारंभ होती है, यानी पेड़ पौधों में यह अवस्था जब पुष्प प्रकट होते हैं तो उनके साथ ही प्रारंभ होती है। जंतुओं में किशोर अवस्था के अंत में शुरू होकर जीर्ण अवस्था तक पहुंचने की अवस्था है। अगला है जीर्ण अवस्था। यह जनन अवस्था के बाद की क्रिया। यह जो जीर्ण अवस्था है यह कब की है? जनन अवस्था। यह जनन अवस्था के बाद की अवस्था है। इस अवस्था में शरीर उपापचयी क्रियाएं मंद होने लगती हैं। इस अवस्था में क्या होती हैं? जो शरीर की उपापचयी क्रियाएं हैं मंद होने लगती हैं और अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है। व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन के सदैव अंतर्बद्ध होते हैं। युग्मक जनन से दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। नर एवं युग्मक जनन से दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, यानी जाइगोट इसको बोलते हैं। जाइगोट जनन से कितने प्रकार के बनते हैं? दो प्रकार के। नर एवं मादा ये अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, अगुणित जनक होते हैं। अगुणित जनक समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करता है। अगुणित जनक समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक उत्पन्न करता है, किंतु अधिकांश जीवों में जनक जीव क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड। अतः द्विगुणित जीव अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित युग्मक बनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बताएं कि कौन सा अगुणित और कौन सा द्विगुणित है। यानी जो ये दिए हुए हैं तो कौन सा अगुणित है और कौन सा द्विगुणित। अंडाशय द्विगुणित है, परागकोश द्विगुणित है और अंडा भी अगुणित है, पराग अगुणित है और नर युग्मक अगुणित है और युग्मनज क्या है? ये द्विगुणित है। बाह्य निषेचन होता है, इसकी हानियां बताइए। यानी बाह्य निषेचन जो होता है उससे क्या हानियां हैं? जब अंडे व शुक्राणु का शरीर के बाहर निषेचन होता है, जब अंडे व शुक्राणु का शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तब इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी हानि यह है कि इसमें अंडाणु का निषेचन निश्चित नहीं होता, जिसके कारण बड़ी संख्या में शुक्राणु बनते हैं। जूस्पोर तथा युग्मनज के बीच अंतर लिखिए। जूस्पोर कशाभिक व अगुणित या द्विगुणित होते हैं, जबकि युग्मनज क्या होते हैं? सदैव द्विगुणित होते हैं। और जूस्पोर क्या होते हैं? कशाभिक और अगुणित या द्विगुणित भी होते हैं, लेकिन युग्मनज सदैव द्विगुणित ही होते हैं। ये दो युग्मकों के संलयन से बनते हैं। कितने युग्मकों के? दो युग्मकों के संलयन से बनते हैं। ये अभी तक आपके रहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं।
अब हम आपको बताएंगे लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। बहुत द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय पादपों का कोई अंग, बहुत द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय पादपों का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग प्राकृतिक रूप से मात्र पौधों से अलग होकर नया पादप बनाता है। यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। कैसी परिस्थितियों में? जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब यह क्रिया होती है। और पौधों का कायिक भाग जैसे तना, जड़, पत्ती अंकुरित होकर एक नया पौधा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जड़, तना, पत्ती, और ये अंकुरित होकर के एक नया निर्माण करके एक नया पौधा बनाते हैं। प्रवर्धन, नया पौधा बनाते हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी है? तनों द्वारा कायिक जनन, जड़ों द्वारा, पत्ती द्वारा और बुलबिल द्वारा। ये क्या है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विधियां। पादप प्रजनन का महत्व बताइए, यानी पौधों में जो प्रजनन क्रिया होती है उसका क्या महत्व है। आधुनिक तकनीकी एवं कौशल के प्रयोग द्वारा पादपों की वांछित नस्ल प्राप्त करने की क्रिया पादप प्रजनन कहलाती है। आधुनिक तकनीकी, यानी जब आधुनिक तकनीकियों में कौशल युक्त का प्रयोग किया जाता था, जिसके द्वारा पादपों में वांछित नस्ल, यानी वांछित नस्ल प्राप्त करने की क्रिया, जो वांछित नस्ल के द्वारा प्राप्त होती हैं क्रियाएं, वह पादप में प्रजनन कहलाती है। जैसे कि उत्पादन क्षमता अधिक होती है और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की पोषकता होती है। रोग प्रतिरोधक, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवाणु, कीट एवं विषाणु प्रतिरोधक की क्षमता होती है। और पीड़क प्रतिरोध, कीटरोधी, कटाई पश्चात कम नुकसान होता है। पर्यावरणीय तनाव, अजैव के प्रतिरोधी, अत्यधिक सूखा, ताप, ठंड, लवणीय, अम्लीय आदि का प्रति सहनशील होता है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन का क्या महत्व है, यानी अलैंगिक जनन की क्रिया जो होती है उसका क्या महत्व है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के निम्नलिखित महत्व हैं। अलैंगिक जनन एक जनन द्वारा ही होता है। अलैंगिक जनन का मतलब एक ही जनक द्वारा होता है, यानी एक ही जनन द्वारा होता है। अतः जनन की संभावना निश्चित रहती है, यानी जो ये रिप्रोडक्शन की संभावना होती है कब और कैसे, ये एक निश्चित होती है। अनेक जंतुओं व पादपों में यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। हमने आपको ऊपर भी बताया है, जो ये जंतुओं और पौधों में पाए जाते हैं, ये क्रिया के प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होता है, जबकि सफलतापूर्वक सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, अलैंगिक जनन में जाइगोट का निर्माण, फर्टिलाइजेशन के भ्रूणीय विकास आदि क्रियाएं नहीं होती हैं। जीवों में जनन तेजी से होता है। जीवों में जो रिप्रोडक्शन होता है वो तेजी से होता है और जनन के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जनन के लिए क्या है, अधिक प्रयास यानी अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, तेजी गति से होता है। क्लोन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन में संतति एक ही जनक से बनते हैं। अलैंगिक जनन में संतति एक ही जनक से बनते हैं। इनके बनने के लिए किसी भी प्रकार के अगुणित युग्मक नहीं बनते। एक जनक के सभी संतति जीवों के लक्षण
मात्र जीव के समान होते हैं। जो जीव उत्पन्न होता है मात्र जीव के उसी संतति के लक्षण समान होते हैं। जनक एवं संतति जीव, जनक एवं संतति जीव आकारिकी एवं अनुवांशिकी, आकारिकी एवं अनुवांशिकी, अभी हमने आपको ऊपर भी बताया था कि आकारिकी यानी उसका आकार और अनुवांशिक लक्षण दोनों प्रकार से एक समान होते हैं। दोनों प्रकार से एक समान होते हैं। इसी कारण अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें क्लोन कहलाती हैं। यानी जो दोनों प्रकार के लक्षण होते हैं, आकार और इनके आनुवंशिक लक्षण, वो दोनों प्रकार से उत्पन्न अलैंगिक जनन द्वारा समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसलिए ऐसी संतान जो उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। अगला है अलैंगिक जनन की पौधों में क्या हानियां हैं? अभी महत्व तो बताया था, अब हानियां। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों का आनुवंशिक संगठन, जो अलैंगिक जनन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न होती हैं संतानें, उनका आनुवंशिक संगठन पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन एक समान रहता है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जब बढ़ती जाती है उनका संगठन एक जैसे होता है, जिससे संतति निरंतर दुर्बल होती जाती है। जिससे जो संततियों का निर्माण होता है वो दुर्बल होती जाती है। उनका पर्यावरण के प्रति अनुकूल कम होता जाता है। क्या होता है? अनुकूलन कम होता जाता है। आनुवंशिकी विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में नई जातियों का विकास नहीं होता। द्विखंडन तथा बहुविखंडन में अंतर लिखिए। द्विखंडन तथा बहुविखंडन में अंतर लिखिए। द्विखंडन क्या है? बाइनरी फिशन। केवल द्विखंडन का मतलब दो, केवल दो संतति जीव बनते हैं। द्वि का मतलब होता है दो, द्विखंडन आया तो केवल दो संतति जीव बनते हैं। जनक जीव का केंद्रक केवल एक बार माइटोसिस द्वारा विभाजित होता है। किसके द्वारा? माइटोसिस द्वारा विभाजित होता है। कोशिका द्रव्य भी दो समान भागों में बंटता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? दो समान भागों में बंटता है। कोशिका द्रव्य अवशेष के रूप में नहीं बचता, यानी कोशिका द्रव्य जो होता है वो अवशेष यानी शेष नहीं बचता है। द्विखंडन के कारण ही जीव अमर हो जाता है और द्विविखंडन के कारण ही केवल अनुकूल परिस्थितियों में होता है। उदाहरण जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम यूग्लिना बैक्टीरिया आदि में ये द्विखंडन की क्रिया होती है। बहुविखंडन क्या है? बहु का मतलब होता है बहुत सारे टुकड़े, द्वि का मतलब होता है द्विखंडन, दो। बहुविखंडन में एक जनक से कई संतति जीव बनते हैं और द्विखंडन में क्या था? सिर्फ दो संततियों का निर्माण होता था। इसमें एक जनक से कई संतति जीव बनते हैं, बहुत सारे निर्माण होते हैं। बहुखंडन का मतलब हो गया बनते हैं। जनक का केंद्रक कई बार माइटोसिस द्वारा विभाजित होता है। जो जनक का केंद्रक है कई बार माइटोसिस द्वारा विभाजित होता है। कोशिका द्रव्य प्रत्येक संतति केंद्रक के चारों ओर इकट्ठा होकर नए संतति जीव बनाते हैं। कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा बहुविखंडन के बाद बचाती है। यानी जो कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा होती है वह क्रिया बहुविखंडन के बाद भी कुछ बच जाती है। बहुविखंडन से जीव के अमरत्व नहीं मिलता है। जैसे कि अभी द्विखंडन में बताया है कि जीवों को अमरत्व मिलता है, यहाँ पे अमरत्व नहीं मिलता है। बहुविखंडन अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में होता है, लेकिन जो द्विविखंडन होता है वह प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। जैसे कि इसमें है प्लाज्मोडियम तथा मोनोसिस्टम। अगला है मुकुलन अथवा टोरोलेशन की परिभाषा लिखो। मुकुलन अथवा टोरोलेशन, मुकुलन को ही बोलते हैं टोरोलेशन। कोशिकाओं अथवा जीव में छोटी सी रचना, कोशिकाओं अथवा जीव में छोटी सी संरचना उभार के रूप में बनती है। कैसी बनती है? उभार, उठी हुई के रूप में उभरी हुई बनती है। इसे मुकुलन कहते हैं तथा इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं।
मुकुलन अथवा जो ट्रेलेशन होता है, इसकी कोशिकाओं अथवा जीव में जो छोटी सी संरचना उभरी हुई बनती है, यानी उभार के रूप में होती है, उसे मुकुल, तथा इस क्रिया को होने जो ये क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। आज का वीडियो अब यही समाप्त करते हैं। अभी इसमें हमने बहुविकल्पी और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट छोटे छोटे प्रश्न हैं अभी हम आपको आगे अगले पार्ट में बताएंगे। और चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और अभी अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।